बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माजे 2 अफराद मकान में दाखिल हो गए हैं और दोनों के पास हथियार भी हैं। क्या? वो उछल पड़ा। कहीं ये मीर नियाज खान के आदमी ना हो। नहीं, ये उसके आदमी नहीं हो सकते। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। बहरहाल तुम इधर ही रहो, मैं उनसे निबट लेता हूँ। मैं बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि अमजद इस अंदाज से बैठ गया कि दोनों दरवाज़ों पर यकसा नज़र रख सके। वो दोनों हमसे बेखबर थे। अगरचे मैं पिस्तौल के ज़ोर पर उनके हथियार ज़बरदस्ती रखवा सकता था, मगर इस सूरत में बात बिगड़ने का अंदेशा था। वो नामालूम कौन थे, दोस्त, दुश्मन या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। लेकिन अपनी सिमत हथियार उठा देखकर उन्होंने लाजमन मेरा दुश्मन बन जाना था, और इसकी वजह हमारे गंडापुरों की मुआशरत है। अगर कोई बंदा हमारी जानिब हथियार तान ले, वो दुश्मन गर्दाना जाता है और इससे बदला लेना फ़र्ज हो जाता है, जबकि मैं उन दोनों को अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहता था। सामईन को शायद इस बात पर अचंभा हो, मगर हकीकतन हमारे इलाके में इस बात पर 3-4 कत्ल हो चुके हैं। ये 3-4 कत्ल भी ऐसे हैं जो मेरे इल्म में हैं, वरना तादाद इससे ज़्यादा होगी। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, दोनों मुझे देखकर बेख्तियार ठठक कर रुक गए। ये क्या चीज़ है? उनमें से एक दूसरे से मुखातब होकर बोला, और इसके ऐसा कहने की वजह मेरा लिबास था, क्योंकि मैंने उस वक्त 3 पीस सूट पहना हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। उनकी बेहूदगी को नज़रअंदाज करके मैंने उनकी तरफ मुसाफे का हाथ बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम कहकर उन्होंने बेदिली से मेरे साथ मुसाफा किया। मुझे देखकर उन दोनों के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरे थे जैसे कीमती सामान की दुकान का ताला गलती से खुला रह जाने की सूरत में चोर के चेहरे पर जाहिर होते हैं। वो शक्ल से फरारी लग रहे थे। फरारी हमारे इलाके में उन लोगों को कहा जाता है जो कत्ल करके मकतूलीन के वर्सा और पुलिस से छुपते फिर रहे हों। ऐसे लोग किसी को भी माफ़ करने के कायल नहीं होते, और जो उनके हत्थे चढ़ जाए इसे नकदी और कीमती अशिया के वज़न से निजात दिलाना अपना फ़र्ज समझते हैं। उनकी सूरत मेरे लिए अनजान थी। अगर वो रहमान खेल से ताल्लुक़ रखते तो उनकी सूरत मेरे लिए लाजमन जानी पहचानी होती, मगर वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। ए लड़के, यहाँ क्या कर रहे हो? निस्बतन बड़ी उम्र वाला अपनी क्लैशनकोफ कंधे से उतार कर हाथ में पकड़ते हुए बोला। उसके पास रूसी साख्त की क्लैशनकोफ थी, जिसकी नाली बिल्कुल कलम की तरह तराशी होती है। उसके साथ लगी मैगज़ीन आम मैगज़ीनों से थोड़ी सी बड़ी थी। ऐसी मैगज़ीनों में 40 राउंड आते हैं। सामाईन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ कि क्लैशनकोफ के साथ अमूमन जो मैगज़ीन इस्तेमाल होती है, इसमें 30 राउंड आते हैं, मगर इसके साथ साथ 40 और 75 राउंड्स वाली मैगज़ीनें भी आम दस्तयाब हैं। 75 राउंड्स की मैगज़ीन बनावट में गोल होती है, क्योंकि अगर इसे आम मैगज़ीन की तरह सीधा बनाया जाए तो शायद वो क्लैशनकोफ से ही लंबी हो जाए। 120 राउंड्स की गुंजाइश वाली मैगज़ीन के मुतल्लिक भी मैंने सुना था, मगर कभी नज़र से नहीं गुजरी। उसने गन हाथ में तो पकड़ी थी, मगर इसका रुख मेरी जानिब करने से एहतजाज बढ़ता कि बात अभी तक तारुफ के मरहले में थी। इसी वजह से उसने बात भी पश्तो में की थी। शायद मेरे पश्तो ना जानने की सूरत में वो टूटी फूटी उर्दू बोलने की कोशिश करता। मैं पुलिस थानेदार हूँ और कुछ मुल्ज़िमों के ताक़्क़ुब में यहाँ आया हूँ। मैं उसके दिमाग में रेंगने वाले कीड़े को झाड़ने की खातिर बोला। अकेले उसने अपनी क्लैशनकोफ दोबारा अपने कंधे से लटका ली। मुजरमों के पीछे थानेदार अकेला फिरता है, आपने वर्दी नहीं डाली है। उसका साथी शक भरे लहजे में बोला। मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। वैसे भी वर्दी डालने की सूरत में मतलूबा मुल्ज़म होशियार हो जाएंगे। और भाई, ये झूठ बोल रहा है। मैं अपनी बात पूरी न कर पाया था कि बंद दरवाजे के पीछे से रज़िया बोल पड़ी। हम चूँकि बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़े होकर मसरूफ़ गुफ्तगू थे, इसलिए हमारी बातें रज़िया ने बगैर किसी दिक्कत के सुन ली थीं, बल्कि इससे फ़ायदा उठाने का सोचकर उस पर अमल भी कर गुजरी थी। ये पुलिस का आदमी नहीं है, ये खुद एक मुजरिम है। ये कौन है? बड़ी उम्र वाला जल्दी से बोला। इसके साथ ही दोनों के हाथ अपनी गनों की तरफ बढ़े, मगर इससे पहले कि वो गनें अपने कंधों से उतारते, मैंने बिजली की सी तेज़ी से पिस्तौल निकालकर उन पर तान लिया। सूरत हाल बिगड़ चुकी थी। अगर जहमत ना हो तो अपनी क्लैशनकोफ़ें नीचे फेंक कर हाथ उठा लें। वो शायद मेरे ज़हरखंद लहजे की परवाह न करते, मगर इसी वक्त अमजद किसी छलावे की तरह अंदर से बरामद हुआ। बाहर निकलते हुए उसने बड़ी तेज़ी से क्लैशनकोफ का कॉकिंग हैंडल खींचकर छोड़ा। यह मुखालिफ को डराने का एक नफ्सियाती तरीका था और फायर करने का एक वाज़ेह ऐलान था। हालांकि किसी पर हथियार तान लेने का भी यही मतलब बनता है, मगर खाली हथियार तानने में और कॉकिंग हैंडल खींचकर छोड़ने में बड़ा फ़र्क है। अमजद की गन
चूंकि पहले से कॉक थी, इसलिए चैम्बर में मौजूद पहले वाला राउंड गन से बाहर निकलकर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अमजद की हरकत से वो बेसाख्ता दबाव में आ गए थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी कलेशनकोफ को साइड पर फेंकते हुए अपने हथियार बुलंद कर लिए थे। तुम दोनों अच्छा नहीं कर रहे हो, इस मर्तबा भी निस्बतन बड़ी उम्र वाला बोला। अच्छा बुरा बाद में देखेंगे, पहले अपना तारुफ कराओ। मैंने अमजद को ज़मीन पर पड़ी उनकी गन्ने उठाने का इशारा किया। इस मर्तबा भी अमजद ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए वो दोनों गन्ने समेटी थीं, जबकि वो दोनों खामोश खड़े कीनातूज नज़रों से मुझे घूरते रहे। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई। मेरे लहजे की सख्ती बरकरार थी। मशीन गन्ने वापस कर दो, हमने कहीं जाना है। इस मर्तबा दूसरा आदमी तेज लहजे में बोला। ना हम तुम्हारे काम में दखल अंदाज हुए हैं और ना ही तुम्हें ऐसा करने का हक है। अमजद अंदर से रस्सी ले आओ। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। अमजद जल्दी से कमरे में घुस गया और वो रस्सी जो हमने रजिया को बांधने के लिए रखी थी वो ले आया। अमजद से रस्सी लेकर मैंने पिस्तौल जेब में डाला और उनको बांधने के लिए उनकी तरफ बढ़ गया। मैं जैसे ही अमजद और उन दोनों के दरमियान में आया, वो दोनों आंखों ही आंखों में इशारा करके मुझ पर झपट पड़े। उन्हें यकीन था कि अमजद उन पर फायर नहीं खोल सकता था। मेरा अपना दिल उनको हल्का फुल्का झाड़ने का था, इसलिए मैं जानबूझकर अमजद और उन दोनों के दरमियान आया था। वो जैसे ही मेरे करीब पहुंचे, मेरा दायां घुटना और बायां मुक्का एक ही रफ्तार से एक के पेट और दूसरे की थोड़ी की तरफ बढ़े। दोनों चीखते हुए दूर जा पड़े थे। फुटबॉल खेलने के से अंदाज में मैं दोनों को चंद ठोकरे रसीद करने के बाद मैंने एक मर्तबा फिर रस्सी उठाई और उनकी तरफ बढ़ गया। इस मर्तबा दोनों ने कोई हरकत करने की कोशिश न की और ज़मीन पर पड़े हुए कराहते रहे। मैंने दोनों के बाजू पुश्त की जानिब एक ही रस्सी से बांध दिए। इस दौरान अमजद दिलचस्पी से हमारा तमाशा देखता रहा। यूं भी हमारी गुफ्तगू पश्तो में हो रही थी और अमजद सिर्फ थोड़ी बहुत पश्तो समझने की अहलियत रखता था, बोलने से कोरा था। अब खड़े हो जाओ। उनके हाथ बांधने के बाद मैंने कहा, इस बात का बदला हम ज़रूर लेंगे। जवान आदमी खसियाने अंदाज में बोला। अगर पसंद करो तो अभी तुम्हारे हाथ खोलकर बदला लेने का मौका फराहम कर सकता हूँ। मैंने उन्हें पेशकश की। वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय खामोश रहे। अंदर चलो। मैंने उन्हें कमरे की जानिब धकेला और वो सर झुकाए कमरे की तरफ बढ़ गए। रजिया की जानिब से भी मुकम्मल खामोशी छा गई थी। अब्दुर्रहमान भाई, इनकी तलाशी तो ले लेनी थी। कमरे में दाखिल होते ही अमजद चटाई पर ढेर होते हुए बोला, इन गरीबों के पास क्या होगा यार। मैं आगे बढ़कर उनकी जेबें टटोलने लगा। थोड़ी सी नकदी और शनाख्ती कार्ड्स के अलावा उनके पास कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं थी। शनाख्ती कार्ड्स के मुताबिक बड़ी उम्र वाले का नाम फजलदाद और नौजवान का नाम खुशमेर खान था। नकदी उनकी जेब में डालकर उनके कार्ड्स मैंने अपनी जेब में डाल लिए। ऐ लड़के, हमें छोड़ दो, ख्वामखा दुश्मनी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। फजलदाद मुल्तजी लहजे में बोला और इसका पहला तंतना गायब हो चुका था। मेरा अपना भी यही इरादा था, मगर तुम्हारी किस्मत कि तुम हमारे राज से वाकिफ़ हो चुके हो, इसलिए तुम्हें छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। मगर छोड़ो, आराम से बैठो। मैंने इसे बात पूरी ना करने दी और वो होंठ भेंचकर खामोशी से ज़मीन पर बैठ गया। खुशमेर खान ने भी उसकी तकलीद की थी। अब्दुल्ला, मेरे साथ आओ। अमजद कलेक्शन कोफें उठाकर मेरे साथ कमरे से बाहर आ गया। इनका ख्याल रखना, ये लाजमन पुलिस को मतलूब होंगे। अपने दोस्त नज़र से मैं इनकी बाबत बात करूँगा। इनको पुलिस के हवाले करने में ही हमारी बेहतरी है, क्योंकि इन्हें कत्ल करने को मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, जबकि इन्हें छोड़ देने में इनकी तरफ से शरारत का अंदेशा है। मैं समझ गया। अमजद ने असबात में सर हिलाया। ठीक है, फिर मैं कपड़े बदल लूँ। ख्वामखा इस लिबास में टारगेट बनने का कोई फ़ायदा नहीं। और अमजद असबात में सर हिलाकर अंदर की जानिब बढ़ गया। 3 पीस सूट उतारकर मैंने शलवार कमीज़ पहनी। कोट का सामान कमीज़ की जेबों में मुंतकिल करके मैंने सूट तह करके शापर में डाला और पैदल रहमान खेल की जानिब चल पड़ा। वापसी के लिए मैंने बरसाती नाले के दरमियान से गुजरने वाला रास्ता पसंद किया था। पौने घंटे बाद मैं बगैर किसी खास वाक़े के असलम भाई के घर पहुंच गया। सामान का शापर घर में छोड़कर मैं थाने की तरफ बढ़ गया। मेरा इरादा था कि शहर जाने से पहले इन 2 सूरमाओं के शनाख्ती कार्ड्स नज़र को दिखाकर इनके बारे कोई मशवरा लेता जाऊं। मेरा अंदाज़ा था कि वो लाजमन पुलिस को मतलूब होंगे। खुशकिस्मती से नज़र मुझे थाने से बाहर ही मिल गया। मीर नियाज खान की बेटी के अगवा की बात को गोल करते हुए मैंने इसे फजलदाद और खुशमीर खान के शनाख्ती कार्ड्स दिखाए तो वो जोश से बोला, अरे ये तो शबीर शाह के कातिल हैं। शबीर शाह? अपना नाज़म यार। उसने अपनी बात की वजाहत की। पिछले साल इन दोनों ने ही इसे जलसे में तकरीर के दौरान गोली का निशाना बनाया था और फिर हस्बे साबिक
पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के बायस भाग गए थे। इनकी नाज़म से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी किसी और की थी। ये तो फ़कत उसके आलाकार थे। बहरहाल तुम छोड़ो इसे, ये एक लंबी कहानी है। अगर टाइम है तो बैठो, तो मैं तफसीलन सुना देता हूँ। नहीं शुक्रिया, बस इन दो आदमियों के मुतल्लिक मालूमात करने आया था। अगर ये पुलिस को मतलूब हैं तो मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। क्यों नहीं यार, अभी चलो। शब्बीर शाह के भाई कबीर शाह यानी मौजूदा नाज़म ने तो इन दोनों के सर की कीमत में मुकर्रर की हुई है। कितनी? मैंने पूछा। 10,000। 10,000 तुम्हें मुबारक हों, लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार करो। कल या परसों मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो क्यों? ये मेरा ज़ाती मसला है। बस तुम 2 दिन इंतज़ार करो और इस दौरान थानेदार को ज़हनी तौर पर तैयार करो, ताकि परसों जब इन्हें तुम्हारे हवाले करूं तो तुम्हारे पास इनकी गिरफ्तार होने की कोई कहानी मौजूद हो। इस बारे फिक्र मत करो। पुलिस आम खाती है, पेड़ नहीं गिनती। ठीक है, कल या परसों मुलाकात होगी। मैंने उससे रुखसती मुसाफा किया और वो असबात में सर हिलाते हुए वापस थाने की तरफ चल पड़ा, जबकि मैंने अपना रुख पहलवान होटल की तरफ कर दिया कि वहीं से शहर की गाड़ी मिलनी थी। मीर नियाज खान से बात करनी है। रिसीवर से उभरने वाली भारी आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से बोला। जवाब मिला, मैं मीर नियाज खान ही बात कर रहा हूँ, अपना तारुफ कराओ। मीर नियाज खान, मेरी बात तहम्मुल से सुननी है और समझने की कोशिश करनी है। तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं चाहता हूँ ये सूरत हाल बरकरार रहे। भाई पहले अपना तारुफ तो कराओ, इसके बाद दोस्ती दुश्मनी का तयन होगा। वो उर्दू में बोला। आम गंडापुरों के बरक्स वो ठीक ठाक उर्दू बोल रहा था। मैं उमर जान बात कर रहा हूँ। कौन उमर जान? चौधरी अकबर का दुश्मन। तो भाई तेरा मेरा क्या ताल्लुक? वो मुहतात हो गया। ताल्लुक तो है। चंद हफ्ते पहले तेरे आदमियों ने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी, जिनकी लाशें मैंने बतौर गिफ्ट आपके लिए बरसाती नाले में छोड़ दी थीं। मिस्टर उमर जान, मेरे आदमी इस किस्म की किसी कार्रवाई में मुलविस नहीं हुए और ना ही मैं तुमसे वाकिफ़ हूँ। अगर कोई काम की बात करनी है तो ठीक है, वरना मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। काम की बात तो ये है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्ज़े में है और फ़िलहाल बिल्कुल खैरियत से है। अच्छा, वो तुम हो जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। इसका मतलब है तेरी कार्रवाइयों को नज़रअंदाज कर देना मेरी गलती थी और इस गलती के अजाले के लिए मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। खान साहब, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मेरे तमाम घर वाले तो पहले से ज़िंदा जला दिए गए हैं और ये तेरी खुशकिस्मती है कि तू इस कार्रवाई में शामिल नहीं था, वरना अब तक तुझे बदला मिल गया होता। अब भी मैं तेरे लिए अंधेरे का तीर साबित होऊंगा और ये ना हो तेरी बेटी के बाद बेटे का नंबर आए और इसके बाद तेरा। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे चैलेंज ना करो। उसका कहका काफ़ी बुलंद था। उमर जान, तुम अभी बच्चे हो। चौधरी अकबर जैसा 3rd क्लास बंदा तो तुमसे संभाला नहीं गया। चले हो मीर नियाज खान से टक्कर लेने। इस तरह करो, अच्छे बच्चों की तरह मेरी बेटी को वापस छोड़ जाओ। मैं तुम्हारी भयानक गलती को माफ़ कर दूंगा और आइंदा भी ख्याल रखना कि मैं बार बार गलतियां माफ़ करने का आदी नहीं हूँ। इससे पहले भी तुम गलती से मेरे एक बंदे की हलाकत का बायस बन चुके हो। मेरी मुराद चौधरी अकबर की हवेली में हलाक होने वाले बंदे से है। ठीक है, मैं यही करूँगा। तुम सिर्फ चौधरी अकबर के छुपने की जगह बता दो। मैं रज़िया बीबी को बाइज्जत तरीके से आपके पास भिजवा देता हूँ, लेकिन ये याद रहे कि मैं पहले चौधरी अकबर के पते की तस्दीक करूँगा, इसके बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे हवाले करूँगा। इसका मतलब है मेरी बेटी भी तुमने इसी मकसद के लिए अगवा की है? नहीं, मैंने दानिस्ता झूठ बोला। तूने मुझे अगवा कराने की कोशिश की थी, ये इसका जवाब है। तुम्हें सिर्फ इतना बावर कराना था कि उमर जान हर ईंट का जवाब पत्थर से देने की अहलियत रखता है। चौधरी अकबर का पता तो मेरे ख्याल में तुम वैसे ही बता देते। तुम कितनी अहलियत रखते हो ये मैं वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम रज़िया को जल्द अज जल्द वापस भेजो, क्योंकि मेरा बेटा अपनी बहन की तलाश में निकल चुका है। इसके हत्थे अगर तुम चढ़ गए तो तुम्हारे किसी नुकसान का मैं जवाबदेह नहीं होऊंगा। मुझे तुम्हारी ज़मानत की ज़रूरत भी नहीं है। मैं दरिया में घुसते वक्त गीला होने से नहीं डरता। तुम सिर्फ चौधरी अकबर का मौजूदा एड्रेस बता दो। इसके बारे मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो मीरन शाह के किसी मलक के पास पनाह लिए हुए है। मलक का नाम गालबन मलक बहादुर खान है। मुझे मुकम्मल एड्रेस चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे मालूम होता तो मैं ज़रूर बता देता, क्योंकि चौधरी अकबर जैसे बुज़दिल लोग दोस्ती के काबिल नहीं होते। मगर कुछ अर्सा पहले तो आपने रज़िया की मंगनी उसके साथ कर दी थी और अपने बेटे के लिए तुम उसकी बहन के रिश्ते के तलबगार थे, मैंने तंजिया लहजे में कहा। उस वक्त मैं उसकी बुज़दिली से नावाकिफ़ था। जैसे ही उसकी असलियत ज़ाहिर हुई, मुझसे पहले ही मेरी बेटी ने अपना रिश्ता ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था।
अब उसकी बेटी इस रिश्ते से इनकारी हुई थी या शहला इस रिश्ते पर तैयार नहीं थी। मेरी बला से मुझे तो आसानी से अकबर खान का क्ल्यू मिल गया था। अब उसकी बुनियाद पर उसकी तलाश के सफ़र को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता था। वैसे भी मुझे एहसास हो गया था कि रज़िया को अगवा करने के बजाय अगर मैं डायरेक्ट मीर नियाज़ खान से उसके बारे में पूछता तो वो शायद इतनी बात बताने में तामुल न करता। बहरहाल अब भी कुछ नहीं बिगड़ा था। रज़िया को बाखैरियत वापस करके मैं अपनी गलती का अजाला कर सकता था। ठीक है मीर नियाज़ खान, इससे पहले जो हुआ सो हुआ। अब मैं रज़िया बीबी को बाइज्जत तरीके से वापस भेजते हुए अपनी गलती का अजाला कर रहा हूँ। इससे कतई नज़र कि मैंने मर्दों की लड़ाई में औरत को घसीटा है। उम्मीद है आप बड़ा होने के नाते मुझे माफ़ कर देंगे। वैसे इतना अर्ज़ करता जाऊँ कि आपकी बेटी की शान के ख़िलाफ़ मैंने कोई बात नहीं की है और एक गंडापुर होने के नाते मैंने इसे बहन की तरह ही समझा है। थैंक यू मिस्टर उमर जान, वो खुश दिली से बोला। ये बात करके तूने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तेरे इस ज़र्फ़ को याद रखूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। फ़ोन का बिल पे करके मैं पीसीओ से बाहर निकल आया। मीर नियाज़ खान से होने वाली बातचीत बहुत कामयाब रही थी। इतनी जल्दी अपने मकसद में कामयाबी की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पीसीओ से मैं सीधा हस्पताल में चचा फाजल के पास गया। इसे मुख्तसरन अपनी कारगुजारी सुनाकर रहमान खेल वापस आ गया। गांव से निकलते ही मैं चलने से ज़्यादा दौड़ते हुए जंगल वाले मकान के पास पहुंचा। मगरिब का टाइम हो गया था। मकान के अंदर सूरत हाल यूं की तू नजर आ रही थी। फजलदाद और खुशमीर खान दीवार से टेक लगाए खामोशी से बैठे थे, जबकि रज़िया दूसरे कमरे में थी। क्या रहा? अमजद जो दीवार के साथ टेक लगाए क्लैशनकोफ हाथ में पकड़कर बैठा था, मुझे देखते ही बोला, कामयाबी। मैं खुशी से चहका। अब वापस चलेंगे, रज़िया को भी वापस भेजना है। और ये अमजद का इशारा फजलदाद और उसके साथी की तरफ था। ये यहीं रहेंगे, इनके साथ कल देखेंगे। ए लड़के, हमें छोड़ दो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। फजलदाद ने एक मरतबा फिर मुझे डराने की कोशिश की। बुजुर्गों, मेरी बेहतरी के बारे सोचने के बजाय अपने मुस्तकबिल के बारे सोचो। ये कहकर मैंने दोनों कमरों को मिलाने वाले अंदरूनी दरवाजे से अंदर झांक कर रज़िया को आवाज़ दी, चलो बीबी, तुम्हारी रिहाई का टाइम हो गया है। और रज़िया जमाइयाँ लेती अंदर से बरामद हुई। वो शायद बैठे बैठे ही सो गई थी। इस सिचुएशन में बड़े बड़े बहादुर मर्दों की नींद उड़ जाती है और वो अजीब नाडर और बेपरवाह किस्म की लड़की थी। इस हाल में भी सो गई थी। अबू जान से बात हो गई है? बाहर निकलते ही उसने पूछा। हाँ, मैं जवाबन बोला, और उसने हमारा मुतालबा पूरा कर दिया है, इसलिए अभी हम तुम्हें भी रिहा कर रहे हैं। और वो दोनों, रज़िया का इशारा कैदियों की तरफ था, वो दोनों फ़िलहाल हमारे पास रहेंगे। मैंने कहा, इनके साथ हमारा पुराना हिसाब किताब रहता है, वो चुका कर उन्हें भी छोड़ देंगे। हमने कौन सा उनका इचार डालना है? मगर वो दोनों तो तुम्हारी शक्ल से भी वाकिफ़ नहीं, इनके साथ तुम्हारा कौन सा हिसाब किताब रहता है? तुम उन्हें छोड़ो, अपनी खैर मनाओ। ये कहकर मैंने अमजद को दूसरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद करने का इशारा किया और रज़िया को साथ लेकर झुंड में छुपी कार की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद हम पक्के रोड पर निकल आए थे। थाने के करीब कार रुकवा कर हम दोनों नीचे उतर गए। अमजद बोला, मिस रज़िया, बहुत बहुत मेहरबानी, आप जा सकती हैं। चली जाऊं? उसके लहजे में बेयकीनी थी। बिल्कुल इसी तरह चली जाएं जिस तरह आपने एक दिन बाबुल का घर छोड़कर जाना है, अमजद मज़ाहिया लहजे में बोला, और उसने हमें हैरानी से देखते हुए कार आगे बढ़ा दी। चल भाई माजे, थाने चढ़कर इससे पहले कि मीर नियाज़ खान हमारे खिलाफ अपनी बेटी के अगवा का पर्चा दर्ज कराए, हम खुद गिरफ्तारी पेश कर देते हैं। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे साथ कदम मिलाकर चलने लगा। मुझे तमाम कहानी तफसील से सुनाओ। चलो, एक छोटा सा काम रहता है, इसके बाद तुम्हें तमाम तफसीलात बता दूंगा। मैं थाने में दाखिल होते हुए बोला और वो सर हिलाकर खामोश हो गया। थाने में नज़र से मिलकर मैंने इसे फजलदाद और खुशमीर के कैद होने की जगह बताई और वापसी का कसद किया। यार, खाना तो मेरे साथ खा लेते। नज़र ने हमें रोकने की कोशिश की। खाना फिर कभी सही, मैंने कहा। तुम बस ये ख्याल रखना कि हमारा नाम दरमियान में ना आए। इसके बजाय तुम हमें अपना मुखबर जाहिर करना। मैं ऐसे ही करूँगा। उसने इस बात में सर हिलाया और हम दोनों थाने से बाहर निकल आए। जारी है।